वेलकम एवरीवन। जिन लोगों ने इस बार इंटरव्यू के लिए नाम पाया है मेरिट लिस्ट में, उनको मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद। और अब सिर्फ ये याद रखिए कि आपके हाथी पार हो चुका है, बस दुम का पार करना बाकी है। इसके पहले कि मैं इस मुद्दे पे आऊँ कि तैयारी कैसे करनी है, ये हम जान ले कि मेरे साथ इंटरव्यू में लास्ट ईयर क्या हुआ था। और उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस इसलिए नहीं होगा क्योंकि चेयरपर्सन अभी भी वही हैं जो मेरे वक्त में थी। एक दो मेंबर्स और भी इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे, तो वो भी आपको अपना एक्सपीरियंस बताएंगे अगर वो ज्वाइन कर पाते हैं तो पहला ये था कि जो इंटरव्यू दे रहे हैं उनको सबसे पहले तो अपना रोल नंबर याद कर लेना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप रूम के अंदर जाएंगे तो आपके पास कुछ भी नहीं होगा सिवाय आपके अपनी बॉडी के, और आप तो अपने साथ अकल लेके जा रहे हैं। वो लोग एक पेपर देगा, उस पेपर पे आपको अपना रोल नंबर लिखना पड़ेगा। उसके बाद वो जो भी डिटेक्शन करवाएंगे उस पेपर पे ही होगा। तो अगर आप रोल नंबर भूल जाते हैं तो मुझे लगता नहीं कि बहुत बड़ा इशू बनेगा, बट चूंकि आप एक सिविल सर्विस ऑफिसर बनने वाले हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। तो एक तो ये है कि रोल नंबर रहेगा। रोल नंबर क्यों होगा कि जैसे ही आप रूम में एंटर करेंगे सबसे पहले आपसे इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, जैसे मेरे से पूछा गया था। और ये इंट्रोडक्शन इंग्लिश में था। इंट्रोडक्शन में मैंने बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, कितनी बार मैंने WBCS के एग्ज़ाम्स दिए हैं, कितनी बार मैंने क्वालिफाई किया है। और मैंने खासकर ये भी कहा था कि ये मेरा पहला अटैम्प्ट है जिसमें मैंने ग्रुप बी के लिए क्वालिफाई किया है। इसके बाद फिर चेयरपर्सन ने मुझसे पूछा कि व्हाट अबाउट फैमिली, तो मैंने फैमिली के बारे में बताया। बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया मैंने, बहुत लंबा नहीं खींचा था। उसके बाद एक अखबार दिया गया बंगाली का, जिसमें जस्ट एक दिन पहले जो टीईटी WBTET का एग्ज़ाम था उसके रिपोर्ट के बारे में कुछ पब्लिश किया हुआ था। उसमें नंबर भी थे, उसमें कॉम्प्लेक्स वर्ड्स भी थे बंगाली के। मतलब बंगाली लैंग्वेज जानते हैं यानी उसके जिस तरह के पैरामीटर्स हो सकते हैं सारे उस पैराग्राफ में थे। उसके बाद बंगाली में इंटरव्यू शुरू हुआ। इंटरव्यू में चूंकि मेरा पहला प्रेफरेंस पुलिस का था, तो पहला क्वेश्चन पुलिस से किया गया कि मैं पुलिस क्यों ज्वाइन करना चाहता हूँ। मेरे पास इसका आंसर पहले से रेडी था। वो कई सारे एक्सपीरियंस की बेसिस पे मैंने सिंपल से कह दिया, ये मेरा बचपन का सपना था कि मैं पुलिस वाला बनना चाहता हूँ। क्योंकि इस सवाल के बाद कुछ क्रॉस क्वेश्चन की नौबत नहीं पड़ती है। इसके अलावा अगर आप कुछ और भी कहते हैं तो वो आपके अपने विजडम के ऊपर है, बट कुछ भी आप कहते हैं तो ये याद रखिएगा कि क्रॉस क्वेश्चन होगा। मैंने जानबूझकर इसमें एक बाबरी मस्जिद के वक्त एक इवेंट हुआ था जो मेरी याददाश्त में सबसे पुरानी याददाश्त यही है कि एक पुलिस के कॉन्वॉय को गुजरते हुए मैंने देखा था। मैंने उस किस्से को जोड़ा उसमें, और यहाँ से कुछ क्वेश्चंस शुरू किए गए कि आप ये बताइए कि आप तो बाबरी मस्जिद का राइट्स देखे हैं, तो बाबरी मस्जिद का राइट्स देखे हैं तो आपने आर्मी को वहाँ पे देखा था। किस कंडीशन में आर्मी स्टेट में उतरती है, किस कंडीशन में आर्मी स्टेट में नहीं उतरती है, ये बताइए। किसके कहने पे आर्मी स्टेट में आती है। और एक क्वेश्चन था कि और एक क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन मेरे से पूछा गया बाबरी मस्जिद को लेकर। फिर क्वेश्चन पूछा गया मुझसे कोलकाता पुलिस को लेकर कि कोलकाता पुलिस में जो ऑफिसर्स की हायरार्की है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वो बताइए, या बॉटम टू टॉप। मैंने जो भी उन्होंने कहा था मैंने वैसा ही किया। एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था जिसका आंसर मेरे पास था नहीं, कि आमतौर पर जो भी पुलिस है डिस्ट्रिक्ट में या कमिश्नरेट्स में, उन सबको 2 ड्यूटीज दी जाती हैं, बट कोलकाता पुलिस को एक एक्स्ट्रा ड्यूटी दी गई है। वो क्या है? तो मैं वो नहीं बोल पाया क्योंकि वो जो 2 ड्यूटीज थी उनमें एक इन्वेस्टिगेशन है और एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। ये 2 काम कोई भी पुलिस स्टेशन करता है। कोलकाता पुलिस का तीसरा काम क्या था, या वो एक्स्ट्रा सिर्फ कोलकाता पुलिस को ही इनकरेज किया गया उस काम को करने के लिए, तो वो काम मुझे पता नहीं था। मैंने वहाँ पे बोल दिया सर मुझे पता नहीं है। एक दो क्वेश्चंस और थे जो मेरे जहन से निकला है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हुए थे। बस हाँ ये था कि क्वेश्चंस जो हुए थे वो बैक टू बैक क्रॉस क्वेश्चंस टाइप के हुए थे।
इसके बाद एक और साहब थे, उन्होंने एग्जीक्यूटिव के बारे में क्वेश्चन पूछा और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन शायद रिपीट किया जाएगा बिल्कुल, क्योंकि कल ही पंचायत इलेक्शन है और मुझसे भी यही पूछा गया था कि आप बताइए कि बीडीओ का काम क्या है। तो मैंने बोला कि बीडीओ का काम यह है कि वो एक नेक्सस होता है सिविल और पुलिस जो एक्शंस होते हैं उनके बीच में, वो एक ब्रिज का काम करता है, कॉमन पीपल और पुलिस के बीच में वो ब्रिज का काम करता है। और गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करवाती हैं वो बीडीओ के जरिए ही करवाती हैं, प्राइमरी लेवल पे तो बीडीओ ही काम करता है। दूसरा एक क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद ट्रिकी था, क्योंकि उन्होंने 3 बार मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछा कि आपके हिसाब से अगर पंचायत इलेक्शन को सही से कंडक्ट करना है, उनको सही सलामत उसको एग्जीक्यूट कर लेना है, तो गवर्नमेंट को क्या स्टेप लेना चाहिए। 3 बार उन्होंने रिपीट किया, लेकिन एक बार भी उन्होंने ये नहीं बोला कि पंचायत में प्रॉब्लम क्या है, कुछ तो प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो वहाँ पर मैंने ये जवाब दिया था कि मैंने एक बात मैंने झूठ करी थी और एक बात उसमें मैंने सही कही थी। सही ये था कि मेरा 2 इलेक्शन का एक्सपीरियंस था सेक्टर ऑफिसर का, तो मैंने उस चीज़ को उठाया और मैंने कहा कि जब स्टेट असेंबली इलेक्शन हो रहा था तो उस वक्त सारे इलेक्शन अच्छी तरीके से हो गए थे, क्योंकि वहाँ पे सेंट्रल से फोर्सेस आती हैं। और जब केएमसी का इलेक्शन हो रहा था तो उस वक्त मैंने खुद देखा कि वहाँ पे प्रॉक्सी वोटिंग और बूथ कैप्चरिंग टाइप के बिहेवियर कुछ किए गए थे। तो मुझे लगता है इन एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि अगर पुलिस अपना रोल सही से परफॉर्म करे, अगर वो पोलिंग ऑफिसर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, तो पोलिंग ऑफिसर्स कभी भी गलत तरीके से वोट होने नहीं देंगे। क्योंकि अगर हम उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो ये तय है कि कोई भी अपनी जान देने को वहाँ नहीं गया है। तो मेरे हिसाब से ऐसा मुझे लगता है कि पंचायत इलेक्शन को अगर सही से एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए पुलिस को अपना रोल प्रॉपरली करना पड़ेगा। इसके बाद चूंकि उनका एक होता है बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बयान करता है, उनका बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सेटिस्फैक्ट्री लगा था, तो मुझे भी लगा कि नहीं आंसर सही है। इसके बाद बंगाली के लिए वो एक पेपर दिया गया, वाइट पेपर, उस पर रोल नंबर लिखवाया गया। ये पहली मरतबा था जिसमें इसके पहले भी मैंने 2 बार 3 बार इंटरव्यू दिया है, 2 बार WBCS का, एक बार मिसलिनियस का, तो रोल नंबर वगैरह नहीं लिखवाया गया था। इस बार रोल नंबर लिखवाया गया और एक लंबा पैराग्राफ लिखवाया गया था, काफी लंबा था। फिर चेयरपर्सन वापस क्वेश्चन कर रही थी और उसमें कुछ क्वेश्चंस हुए थे जो एक दो मुझे याद है। एक बंगाल के ज्योग्राफी से रिलेटेड था कि एक ऐसी जगह बताइए जहां पर बंगाल में स्टेट, इंटरनेशनल और इंटरनेशनल बॉर्डर और स्टेट बॉर्डर बंगाल के बॉर्डर को टच करता है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, बट मैंने 2-3 आंसर दिया इसमें, अलीपुर द्वार और दिनाजपुर वगैरह, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन हो गई थी कि वो क्वेश्चन एक्चुअली में क्या बोलना चाह रहा है। उसके बाद और एक क्वेश्चन एक मेंबर ने पूछा कि वेस्ट बंगाल में जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ है तो उससे रिलेटेड कुछ फंड के प्रोविजन पे क्वेश्चन था, कितना शायद कुछ एक फंड का, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, कुछ एक फंड की बात थी। इन शॉर्ट अगर बोलूँ तो वेस्ट बंगाल इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन थे। उसके बाद एक क्वेश्चन और था कि वेस्ट बंगाल से जो 5 औरतें एमपी बनी हैं उनके नाम बताइए। तो 4 के नाम मैं बताया था, 5वां का नाम मैं बता नहीं सका। एक आध क्वेश्चंस मेरे अपने ऑर्गेनाइजेशन से थे, जो केएमसी में मैं काफ़ी वक्त से काम करता हूँ। मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था, ये जानबूझकर कहा था मैंने कि शायद यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाए, बट ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हार्डली किया गया था और इसी के साथ सारी कहानी ख़त्म हो गई, इंटरव्यू ओवर हो गया। 1-2 चीज़ें मैं मिस भी कर रहा हूँ, तो मैं याद नहीं है, बट ओवरऑल ये सारी चीज़ें हुई थी। हमारे साथ अभी एक और मेहमान हैं जिन्होंने इसी साल अल्लाह के फजल करम से WBCS में एक नुमाया मुकाम हासिल किया है, सिद्रा नियाज। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपना जो एक्सपीरियंस रहा है इंटरव्यू का वो बता दें। फिर जो हमारे अपने ओपिनियन होंगे और आपके जो सवाल है उसके सवाल जवाब दिए जाएंगे। सिद्रा मैम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है हारिन भाई? कौन? हेलो। हाँ, आ रही है आवाज। हाँ, तो मेरा नाम है सिद्रा न्यास
मैंने इस बार WBCS 2020 में एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टरेट में एज एन एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर कामयाबी हासिल की है। अ, तो मेरा इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस रहा है, मतलब मिलता जुलता ही एक्सपीरियंस है लगभग। 5 मेंबर्स थे टोटल। पहले मतलब जाते ही मेरा भी इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ कि मतलब तो अपने बारे में कुछ बताओ, तो जो भी अपनी फैमिली बैकग्राउंड वगैरह ये सब मैंने बताया वहाँ पे जाकर के। फिर उसके बाद से फैमिली बैकग्राउंड के अलावा पहले तो इंग्लिश में इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। उन लोगों को पता नहीं था शायद कि मैं नॉन बंगाली कैंडिडेट हूँ। तो फिर बाद में जब मैम ने मेरा डैफ देखा तो उन्होंने कहा अच्छा KOB है तो स्टार्ट करते हैं, तुम्हारा बंगाली का टेस्ट होगा। तो सही से मुझे ऑर्डर में याद नहीं है, बट जैसे याद है मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो पहले बंगाली का टेस्ट हुआ। तो बंगाली का टेस्ट वैसे ही हुआ जैसे कि हमेशा पहले ऐसा नहीं होता था कि रोल नंबर और नाम वगैरह सब कुछ रिकॉर्ड किया जा रहा है, बट अब ये पता चला है कि रिकॉर्ड रख रहे हैं वो लोग PSC में। तो ये चीज़ ध्यान से करना है। अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना है, क्योंकि उन लोगों के पास बाकायदा एक रिकॉर्ड वो लोग मेंटेन कर रहे हैं कि ये कैंडिडेट है, इसका ये पेपर है वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ वो लोग डिक्टेशन वगैरह कराएं, एक पैराग्राफ डिक्टेशन कराएं, फिर पढ़ने के लिए बोले। ये सब चीज़ हो गया। और मेरे साथ ये हुआ था कि पैराग्राफ पढ़ते ही तो हम आप लोग को भी यही सजेशन देंगे कि आप लोग पैराग्राफ जो भी पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग समझने का कोशिश कीजिएगा। मैं मुझसे मतलब पूछ रहे थे वो लोग कि मतलब इसका जो तुम पढ़ी हो इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, क्या समझी हो तुम इस मीनिंग इस पैराग्राफ को पढ़ करके। तो ये चीज़ हुआ था। तो हम प्रॉपरली मतलब बहुत अच्छे से मीनिंग सारा नहीं बता पाए थे। एक पर्टिकुलर वर्ड था जिसका मीनिंग मुझे नहीं समझ आ रहा था वहाँ पे बंगाली का। तो वो बार बार वो मैं मतलब मैडम जो थी वहाँ पे PSC में, चेयरमैन मैडम, तो वो बार बार वहीं पे फोकस कर रही थी कि इसका मीनिंग बताओ, इसका मीनिंग बताओ। वो 2 बार में मुझे चांस दी भी, बट मैं नहीं बता पाई। खैर, वो एक अलग बात है। फिर उसके बाद से सबने क्वेश्चन से स्टार्ट किया। तो पहले मुझसे सिविल सोसाइटी के बारे में क्वेश्चन किया गया कि सिविल सोसाइटी क्या है, क्या राइट्स है उसके, और क्या क्या उसका मतलब फंडामेंटल रोल्स है हमारी सोसाइटी में। तो सिविल सोसाइटी कौन बनाता है हमारी सोसाइटी में, उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब क्वेश्चंस हुआ। सिविल सोसाइटी जैसे जैसे मैं आंसर करती जा रही थी वो लोग और क्वेश्चंस करते जा रहे थे इसके रिलेटेड। फिर मेरे इलाके के को लेकर के मेरा इलाका, मैं मटिया बुरुज की रहने वाली हूँ, तो इसके बारे में भी क्वेश्चन किए कि मटिया बुरुज का नाम मटिया बुरुज क्यों पड़ा, ये सब। तो ये सब बोलने की कोई बात नहीं है। सबको अपने इलाका जहाँ पे रहते हैं या फिर अगर कोई इन सर्विस है तो उसको अपने बारे में सारा इंट्रोडक्शन, मतलब जो डैफ में आप लिख रहे हैं तो वो सारा चीज़ आपको तो मतलब तैयार करके ही जाना है। आपका नाम का मीनिंग क्या है, आपके फादर फादर का नाम उस उनका मीनिंग क्या है, आपका कोई टाइटल है। तो ये सब चीज़, ये सब मतलब अपने बारे में तो सब कुछ आपको बोलने का कोई ये नहीं है। डेस्क में जो भी लिखे हैं आप उसको पूरा गो थ्रू करके ही जाना है, क्या है, क्यों है, कैसे है। तो ये सब चीज़ होना चाहिए। आपके इलाके में क्या प्रॉब्लम्स है, आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। फिर एज अ WBCS ऑफिसर अगर आप बन जाते हैं तो आपका क्या अप्रोच रहेगा कि अपने कॉम के लिए आप क्या करना चाहेंगे। तो ये सब चीज़ ओपिनियन आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ के लिए इंसान तैयार रहे। फिर प्रेफ़रेंस को लेके क्वेश्चन हो सकता है। तो मेरा प्रेफ़रेंस था रेवेन्यू सर्विस, फर्स्ट प्रेफ़रेंस था, जो कि मुझे नहीं मिला। बट ख़ैर, तो मुझे बजट को लेके क्वेश्चंस वो लोग स्टार्ट करे थे कि बजट के बारे में बताओ, वेस्ट बंगाल का बजट कितना है। तो मैं बोलूँगी जिसका रेवेन्यू सर्विस पहला या दूसरा प्रेफ़रेंस है, तो वो बजट को लेकर के थोड़ा बहुत देख ले, मतलब वेस्ट बंगाल का बजट क्या है, कितना एलोकेशन है, किस-किस चीज़ को कितना एलोकेशन, और उसके साथ-साथ इंडिया का भी बजट देख लीजिए, ठीक है। इकोनॉमी का लेकर के क्वेश्चन हो ही सकता है। और MP, MLAs ये सब लेकर के मुझसे भी क्वेश्चन हुए थे कि 5 MLAs फ्रॉम वेस्ट बंगाल, 5 फीमेल MLAs, तो 5 फीमेल MLAs फ्रॉम कोलकाता, इस तरह से क्वेश्चंस हुआ। उन लोग की मिनिस्ट्री क्या-क्या है, कौन-कौन सा मिनिस्ट्री होल्ड करते हैं। और एक और चीज़ मैंने देखा जो लास्ट टाइम हुआ था कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, इन सबको ऑर्डर में
याद करके जा सकते हैं या फिर उसको मेमोराइज़ कर सकते हैं तो अच्छा है, क्योंकि वो लोग इस तरह से पूछ रहे थे। बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे पूछे और मुझसे भी ये क्वेश्चन हुआ था कि अभी कौन गवर्नर है, तो इससे पहले कौन से गवर्नर थे, इससे पहले कौन से गवर्नर थे, इस तरह से। फिर वेस्ट बंगाल के अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में क्या-क्या स्पेशलाइज़ एग्रीकल्चरल क्रॉप है, या फिर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट है, ये सब का लेकर के क्या स्पेसिफिकेशन है। कोई-कोई डिस्ट्रिक्ट का नाम लेकर के, जैसे मुझसे चेयरमैन मैडम ने पूछा था कि मैं एक-एक डिस्ट्रिक्ट का नाम बोलूँगी, तुम स्पेसिफिकेशन क्या-क्या उसका फीचर्स है तुम बताते जाना। तो वैसे-वैसे करके भी 1-2 डिस्ट्रिक्ट के बारे में मुझसे क्वेश्चन किया, मतलब किया गया था वहाँ पे। और सिचुएशनल क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया था कि खिदिरपुर मतलब मेरा इलाका इस तरफ पड़ता है, तो वो मुझसे बोले कि तुम तो पुलिस सर्विस लास्ट प्रेफ़रेंस दियो, मगर फिर भी हम तुमसे क्वेश्चन ये करना चाहेंगे कि पुलिस सर्विस में अगर तुम जाती हो और तुम्हारा वाटगंज थाना अगर उधर पे मतलब तुम्हारा पोस्टिंग है या जो भी है, तो वहाँ पे एक हरिजन बस्ती है और एक माइनॉरिटी का बस्ती भी है, ठीक है? तो उन लोगों को के बीच में कोई क्लैश ना हो, तो उसके लिए तुम प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या-क्या कर सकती हो? तो इसका क्वेश्चंस मतलब इस क्वेश्चन का आंसर मैंने जो दिया था वो लोग सैटिस्फाई नहीं थे, वो लोग दोबारा मुझसे पूछे, मगर मुझसे शायद वो लोग मेरे आंसर से सैटिस्फाई नहीं थे। तो ये वाला एक क्वेश्चन है। और सिचुएशनल क्वेश्चन बस यही था। और कुछ-कुछ चीज़ शायद मैं मिस कर रही हूँ, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हुए थे जो रैंडम थे, फैक्ट बेस्ड थे। तो सब कोई इतना प्रिपरेशन करके जाता है। हाँ, और एक चीज़ जो मैंने लास्ट टाइम नोटिस की थी, मुझसे नहीं हुआ ये क्वेश्चन, बट हाँ, बहुत लोगों से ये क्वेश्चन किया गया था कि नब रबीन्द्र संगीत, तो नज़रुल गीति, ये सब से रिलेटेड मतलब काज़ी नज़रुल इस्लाम का 2 पोएट्री का 2 पोएम का 2 लाइन सुनाइए, ये इस तरह का क्वेश्चंस बहुत सारा हुआ था। मतलब बंगाल का कल्चर का रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस हो रहा था। बहुत सारा, हाँ, डांस रिलेटेड के बंगाल के जो डांस है, अ, वो सब बताइए कौन-कौन से डांस है यहाँ पे, अ, गीत यहाँ पे कौन-कौन सा है फेमस। तो ये सब चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, आप लोग प्रिपेयर करके जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि चेयरमैन मैडम वही हैं, सेम है, तो ये एक्सपेक्टेशन है कि सेम तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। और एक और बात ये रही कि नया चीज़ जो ट्रेंड देखने को मिला लास्ट टाइम, एक सबको एक-एक टॉपिक दे करके इंग्लिश में बोल रहे थे कि कॉम्पोजिशन इसमें 5 लाइन लिखना है, इसमें आप 5 मिनट 2 मिनट में जितना लिख सकते हैं आप लिखिए। तो एक-एक वो लोग टॉपिक दे करके लिखवा रहे थे, ठीक है? तो ये चीज़ भी वो लोग इस बार भी करवाएँगे मेरे ख़्याल में। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, आप लोग ये सब भी प्रिपेयर करके जाइए, थोड़ा बहुत देख करके जाइए। बाकी और नर्वस होने का कुछ नहीं है। अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो कॉन्फिडेंस अगर रहेगा तो वहाँ पे अच्छे से आंसर दे पाएँगे। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सुधरा मैम। और एक हमारे गेस्ट हैं, गेस्ट नहीं है, इनको अक्सर में मेंटोर कहा जाए तो ज़्यादा बेटर वर्ड होगा। ये भी गवर्नमेंट में ऑफिसर हैं, ऑडिटर हैं अभी, और हाल ही में इनकी ज्वाइनिंग हुई है और कई साल से ये कई रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस वगैरह में पढ़ा चुके हैं। तो मैं बॉनन सर को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो न सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बोलें जो भी उनके साथ है, बल्कि साथ में वो गाइड भी करें। उनका करीबन 12-13 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। तो वो और कई सारे मॉक इंटरव्यू लिए, मैं खुद भी उनके साथ पैनल में बैठा हुआ रहा हूँ, कई बार सीखने मिला है। तो वो बताएं। इनके बाद एक ओपन होगा, जो भी आपके सवालात होंगे आप नाम लेकर पूछ सकते हैं जिनको, या वो आपको आपके क्वेरी के आंसर दे देंगे। थैंक यू। बनून सर प्लीज। गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग सर। मेरा आवाज जा रहा है आप सबको? यस सर। जी सर। आ रहा है सर। यस सर। ओके, तो जो जो पास किए हैं, सामने इंटरव्यू है, उनको मुबारक हो। थैंक यू मेनी सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बी प्रिपेयर्ड टू फेस दी रियलिटी। और जो लोग इंस्पायर्ड है उनको भी ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर एंडेवर। देखिए, आप सर और हारून सर और मैडम मिलके बहुत कुछ बोल चुके हैं, ठीक है। मैं आऊंगा मेन मुद्दे में।
मेरा सबसे पहले आप लोगों के लिए सवाल है कि व्हाट इज योर बिगेस्ट फियर इन इंटरव्यू। इंटरव्यू में आप लोगों का सबसे बड़ा डर कौन सा चीज है, पहले ये मुझे जानना है। यू कैन से वन बाय वन। हेलो हेलो सर ये मैंने लोग कुछ टेक्स्ट कर सवाल रहे हैं असल पूछा। में, ये लोग टेक्स्ट कर रहे हैं। हेलो मैं टेक्स्ट सर नहीं देख पाऊंगा इसीलिए पूछ रहा हूँ। हेलो हाँ हेलो। हेलो सर फोन में गुड इंटरव्यू पे इवनिंग सर। मोस्टली सर अगर कोई क्वेश्चन का आंसर गलत दे दूं फिर सर कुछ ऐसा क्वेश्चन करे जिसका जवाब मगर मैं नहीं दे पाया लगातार 2-3 क्वेश्चन, तो सर ये थोड़ा सा नेगेटिव लगता है। देखो ठीक है, अब मैं 2-3 चीज बोल रहा हूँ। फर्स्ट बेसिक जो है, कॉन्फिडेंस इज गुड, ओवर कॉन्फिडेंस इज वेरी बैड। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। क्लियर कि मैं पास कर गया हूं, चलो मुझे सब आता है, डोंट बी लाइक दैट। तुमसे बड़ा फुलिश कोई नहीं होगा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। दूसरा है, अगर किसी जवाब क्वेश्चन का आंसर ना आए, मतलब जवाब दिमाग में नहीं आ रहा है या फिर क्रिटिकल क्वेश्चन है, सिचुएशनल, तो अपने दिमाग को थोड़ा जोर डालो। अपने दिमाग में हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर दिमाग में जोर नहीं डालते। मतलब हम लोगों का जो थिंकिंग है, हम लोग बुकिश चले जाते हैं। अरे वो सर ने, वर्णन सर ने या हारून सर ने तो ये सिखाया, ये क्वेश्चन का ये जवाब होगा, यही दे देते हैं। अरे पहले देख लेना होगा कि वहां पे फिट होगा कि नहीं हो जवाब। क्लियर? तो कल जाके तुम लोग सब एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे, इफ यू डोंट हैव योर ओन माइंड थिंकिंग, तो कैसे चलेगा वहां पे? समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। यस सर। देखो लॉजिक सिंपल सा है। सोचो मैं ऑडिटर हूं, ठीक है, मुझे तो कहीं पे रिपोर्ट नहीं करना पड़ता। आप, जब मैं ऑडिट करने जाता हूं, ठीक है, जब मैं ऑडिट करने जाता हूं, तो क्या मुझे कोई सिखा देगा कि सर ऐसे ये बोलना है, ऐसे वो बोलना है? ये सर नो? नो सर। नो सर। कोई नहीं बोलेगा ना। मुझे अपने काम के बारे में मालूम है ना। आई यस नो सर। माई वर्क बेटर और नॉट। यस सर। समझ में आ रहा है? तो अपना दिमाग लगा के, अब सोचो ऑडिट में बहुत कुछ छुपा हुआ होता है, तो हमें बैलेंस शीट से वो निकालना होता है कि नहीं? ढूंढ के क्रॉस क्वेश्चन करना पड़ता है कि नहीं? ये भी लगभग वैसे ही है। यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट स्मार्ट, कि बुकिस नहीं। यहाँ चलो, यहाँ पे तो हाँ, लॉ जानना बहुत जरूरी है, पहले ये बोल दे रहा हूँ, ये दिमाग में रखो। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट रिलेटेड जितना लॉ है, जितना पढ़ सकते हो पहले पढ़ लो, क्योंकि जब प्रैक्टिकल फील्ड में जाओगे कोई थ्योरी नहीं बचाएगा, यही लॉ ही तुम्हें बचाएगा। समझ में आ रहा है? जी सर। यस सर। जैसे सोचो मैं एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट करने गया, उसको मैंने लेटर भेजा कि मैं इस तारीख को आ रहा हूं ऑडिट करने। वो लोग वापस लेटर भेजा कि हमारा डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं। ठीक है, अब मैं दोबारा लेटर भेजा कुछ दिन बाद, सेम आंसर। ऐसा करके 4-5 लेटर भेजा उसको 2-3 महीने में, आंसर रिप्लाई सेम आ रहा है। मुझे क्या करना होगा, तुम लोग बताओ? व्हाट शुड आई डू देयर? एक प्रैक्टिकल सवाल पूछ रहा हूं। सर आपने हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि जहाँ आप ऑडिट करने के लिए जाना चाहते हैं वहां से एक ही आंसर आपको मिल रहा है। मैं तो हायर अथॉरिटी को करूंगा, लेकिन मेरा पहला एंड फॉरमोस्ट काम क्या होगा? उस सोसाइटी को डर दिखाना, सर मैं भी कि देखिए उसको कि ये आपका लास्ट मौका है ऑडिट ये करने के लिए। हाँ, नहीं वो नहीं, मुझे रूल उठा के बोलना पड़ेगा, देखिए ऐसा रूल है, आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज इसका मतलब रिजल्ट बहुत खराब आएगा आपके लिए। तो रूल बुक जानना बहुत जरूरी है, सबसे पहला चीज। दूसरा है इंट्रोडक्शन के बारे में मैं बोल दूं, सर पहले ही बोल चुका है
इंट्रोडक्शन टू बी प्रिसाइज। तुम्हारे बारे में पूछा यार, तुम्हारे फैमिली के बारे में नहीं। लेट देम आस्क द क्वेश्चन, सिंपल सा लॉजिक है। मैं क्या बोलूंगा, गुड मॉर्निंग सर और या मैडम, मैडम होगा तो पहले मैडम देन सर, देन माई सेल्फ वर्णन रॉय, son of late Borun Roy and Srimati Alpana Roy. I completed my graduate masters in economics in 2009 from Vidyasagar University. Currently I am working as a audit officer। या जो भी काम कर रहे हो, और अगर तुम्हारा काम नहीं है तो नो वर्क एक्सपीरियंस वो बोलना जरूरी नहीं। लेट स्ट्रेट गो टू हॉबीज, एंड माय हॉबीज आर रीडिंग न्यूज़पेपर एंड लिसन टू म्यूजिक। समझ में आया इंट्रोडक्शन कैसा होना है? यस सर। यस सर। अब अगर वहां पे क्रॉस क्वेश्चन हो कि तुम्हारा फैमिली के बारे में तुम क्यों नहीं बोले, तुमको सीधा बोलना है कि सर यू आस्क्ड मी अबाउट माई सेल्फ, सो आई टोल्ड यू अबाउट माई सेल्फ। नाउ इफ यू आस्क मी अबाउट माई फैमिली देन आई विल टेल यू अबाउट माई फैमिली। समझ में आ गया? यस सर। आपने मेरे बारे में पूछा, मेरा भी इंटरव्यू में यही हुआ था, हम सिर्फ अपने बारे में बोले थे। समझ में आया? सर दूसरा ऐसा इस है, तरीके से डायरेक्टली इस तरीके से उनको आंसर देना, मतलब तो ये ऐसा गलत इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं कोई गलत नहीं पड़ेगा, ये स्मार्टनेस है, ये स्मार्टनेस है। तुमको तुम्हारे बारे में पूछा गया है, नॉट अबाउट योर फैमिली। लेट देम आस्क, बॉल उनके कोर्ट में रखो। समझ में आया ये चीज? यस सर। अपने बारे में बोल रहे हो, उन लोगों को आगाह कर रहे हो कि देखिए मैं ऐसा ऐसा हूं। दूसरा चीज जो है, कोई भी नेगेटिव आंसर ना देना। अगर तुम्हें मालूम नहीं है जवाब, सीधा मुझे मालूम नहीं या आई डोंट नो नहीं बोलना है। बोलना है कांट रिमेम्बर राइट नाउ, मतलब अभी याद नहीं आ रहा है, होगा जहन में कहीं पे भी पड़ा है लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है। दिस इज पॉजिटिव आंसर। आया समझ में? यस सर। तीसरा है कि अगर तुम्हारे एजुकेशन में और ये पास करने में ज्यादा डिफरेंस हो ईयर का, तो वहां पे सवाल हो सकता है कि आप इतने साल क्या कर रहे थे। समझ में आ रहा है? यस सर। तो क्या बोलोगे? थोड़ा आंसर दो मुझे। सोचो मैं इंटरव्यूअर, ये सवाल पूछ रहा हूं तुमसे। किसी का गैप 3 साल का है, किसी का 5 साल का है, क्या कर रहे थे इस टाइम पीरियड पे? एक एक सर किस चीज में रिक्वेस्ट है, सर? जस्ट अ मिनट। जिन लोगों का इस बार नाम आया है, मैं चाहूंगा कि आप लोग रिप्लाई करें उसको अकॉर्डिंगली, क्योंकि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हो ही सकता है। हमारे साथ और एक गेस्ट है साजिद इकबाल सर, उन्होंने भी इस बार WBCS क्वालिफाई किया है। आई होप वो भी अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। तो जिन लोगों ने इस बार क्वालिफाई किया, अगर वो रिप्लाई करते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। करो, रिप्लाई करो। अरे ये तो प्रॉम्प्ट आंसर होना चाहिए। क्या BCS का इंटरव्यू दोगे तुम लोग? हेलो सर, एक आई वुड लाइक टू एडमिनिस्ट्रेटर। रिप्लाई। हाँ मेरा सर 5 to 6 years का मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस रहा है। आई ग्रेजुएटेड इन ईयर गैप। 2013। हाँ, वर्किंग एक्सपीरियंस रहा है सर मेरा बीच में। और कहाँ पे देन काम करते थे? 2000 सर आई वाज वर्किंग इन कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, ऑयल एंड गैस डिवीजन, रिफाइनरी डिवीजन जो होता है सर पेट्रोलियम का, उसमें मेरा जॉब प्रोफाइल था सर। ठीक है, तो ये तुम इंट्रोडक्शन में बोल दोगे तो गैप क्लियर हो जाएगा। तुम्हारा वर्किंग एक्सपीरियंस है, तुम इंट्रो में बोल दोगे ना, तो गैप क्लियर हो गया। ओके। अब तुम्हारे लिए दूसरा सवाल आएगा, काउंटर आ सकता है, 90% चांस है कि तुमने वो जॉब क्यों छोड़ा, व्हाई यू चूज WBCS। समझ में आया? सीधा सीधा होगा, क्योंकि तुम पूरा इंजीनियरिंग से सीधा एडमिनिस्ट्रेटिव में आ रहे हो, मतलब कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो व्हाई यू चूज दिस जॉब।
Why you choose WBCS, an administrator? सर फर्स्ट रीजन वाज द डाइवर्सिटी। एडमिनिस्ट्रेशन में आकर मुझे जो डाइवर्सिटी मिलेगा वो शायद मुझे अपने सर्विस में नहीं मिल रहा था। इट वाज अ काइंड ऑफ मोनोटोनस एक्टिविटी डे बाय डे। खाली सुनो, खाली डाइवर्सिटी मत बोलो, बोलो जॉब डाइवर्सिटी, फंक्शन डाइवर्सिटी। फंक्शन, ओके सर। फंक्शन, क्योंकि मुझे बहुत तरीके का काम करने को मिलेगा एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, जहां मैं इंजीनियरिंग में मैं अकेला, मैं बोल दे रहा हूं, तुम्हारा आंसर यही होगा, मुझे मालूम है कि एज इंजीनियर आई हैव स्टक इन ए सिंगल वर्क, बट हियर इन एडमिनिस्ट्रेशन आई हैव टू वर्क इन डाइवर्सिफाइड एरियाज as well as I have to serve people. I had get the opportunity to serve people, which was lack in my previous job. जी सर, ये सेकंड पॉइंट मैं बोलने वाला था कि मुझे सोसाइटी और मुझे मालूम था, मुझे मालूम था तुम क्या बोलने वाले हो। जी सर, जी सर, जी समझ में आ गया स्मार्ट आंसर क्या होता है एवरीबॉडी। जी सर। तो सर मैं ये दोनों को क्लब कर दूंगा या मतलब एक सीक्वेंस वाइज में बोलूंगा, ऐसा रहेगा सर अप्रोच? सीक्वेंस वाइज में। ओके सर। फर्स्ट बोलोगे कि तुम क्यों ये जॉब करना चाहते हो। अच्छा। और वो जब छोड़ा, ये एक्चुअली एक ऐसा फाइन लाइन है ना, इतना फाइन लाइन है कि यहाँ पे डिस्टिंग्विश करना मुश्किल है। तो तुम ये बोल सकते हो कि फर्स्ट शुरू कर सकते हो, अगर सवाल पूछे तो सर मैं उस जॉब से सेटिस्फाइड नहीं था। मैं सेटिस्फाइड नहीं था। रीजन क्या था, रीजन वही जो बोलोगे। और इस जॉब में देन आना कि इधर क्या क्या मिलेगा मुझे करने को, यही होगा मेरा अटैकिंग पॉइंट। यस, समझ में आया? रीजन बताना, फिर इसका एडवांटेज बताना। ओके सर। बस। तीसरा है गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जितना भी प्रोग्राम अभी चल रहा है उसके बारे में फुल नॉलेज रखना है। अच्छा, मेरा एक सवाल है सबसे, सोमोपैथी बोल के एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का, क्या प्रोग्राम है? बताओ। एज ए वीडियो यू हैव टू एग्जीक्यूट इट। प्रोग्राम का नाम है सोमोपैथी एंड बोइतरोनी। दो प्रोग्राम है। क्या है ये दो प्रोग्राम? देखा हो गया ना? सॉरी, नेवर हर्ड अबाउट इट सर। तो दिस इज योर प्रॉब्लम, दिस इज योर नेग्लिजेंस अब्दुल रहमान, कि आप पढ़े नहीं इसके बारे में। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का खाली 3 प्रोग्राम 4 प्रोग्राम नहीं है कि सबूत साथी, लक्ष्मी भंडार से रिलेटेड सर, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है वो बैतरोनी जॉब। नहीं, गलत, तो भी गलत। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का 4 से 5 प्रोग्राम खाली नहीं है कि स्वास्थ्य साथी, खाद्य साथी, यार लक्ष्मी भंडार खाली ये नहीं है, और भी बहुत सारा प्रोग्राम है। जल धरो जल भरो प्रोग्राम है, गीतांजलि, कितने सारे प्रोग्राम है गवर्नमेंट का। कितना पढ़े हो तुम लोग? अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का कौन सा प्रोग्राम रिसेंटली वर्ल्ड में टॉप 5 में आया है? टॉप 5 प्रोग्राम में आया है? एनीवन? आई एम नॉट श्योर सर, मे बी द्वारे सरकार। नहीं, दुआरे सरकार कोई प्रोग्राम नहीं है बेटा। दुआरे सरकार एक इनिशिएटिव है, ये जान लो। ये भी, हाँ, कंफ्यूजन क्लियर कर दूं, क्विकली फिनिश कर रहा हूं, कंफ्यूजन क्लियर कर दूं। दुआरे सरकार कोई प्रोग्राम नहीं है। दुआरे सरकार इज एन इनिशिएटिव जिसमें गवर्नमेंट प्रोग्राम लोगों तक सीधा पहुंचाया जाता है थ्रू वॉलंटियर। समझ में आया? ओके सर। और चलो लास्टली बोल देता हूं, समोपैथी प्रोग्राम है कि अगर कोई मर जाए
तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से अगर वो गरीब आदमी हो तो उसके देह सत्कार के लिए गवर्नमेंट की तरफ से 2000 रुपया मिलता है। इट इज कॉल्ड होम्योपैथी एंड वैतरणी प्रोग्राम। दोनों का सर एक ही नाम है? नहीं, सोमोपैथी मतलब संवेदना, कॉन्डोलेंसेस जाहिर कर रहा है गवर्नमेंट। ओके और सर। वैतरणी का मतलब पैसा दे रहा है ताकि उसका देह सत्कार हो पाए, फिनल एक्सपेंसेस के लिए। अच्छा, समझ में आ गया? यस। देखो जैसे गीतांजलि प्रोग्राम बोल नहीं पाए, सेंटर में जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, वेस्ट बंगाल में गीतांजलि प्रोग्राम। कम पैसे में घर बना के दो पुअर पब्लिक को। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो ये आप लोगों का काम होगा कि जितना लेटेस्ट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हो या उससे रिलेटेड, क्योंकि आपका काम वही है, हम लोग नहीं है। मेरा थोड़ा अलग है काम पूरा, हमें किसी को रिपोर्ट नहीं करना पड़ता वीडियो वगैरह को, लेकिन आप लोगों का वीडियो हो या ना हो रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप लोगों का ये इसके बारे में आइडिया होना ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज पैसे बांटेंगे कैसे लोगों में? ये तो आपका काम होगा टू डिस्ट्रीब्यूट मनी। समझ में आया? यस सर। जी सर, यस सर। तो जैसे बोला, देखो पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है इसका ज्ञान सभी को ही दे देगा। मैं थोड़ा अलग बोला आज, मैं तुम लोगों को प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके दिखाया और यहाँ पे तुम लोग लैक कर रहे हो। तो मेरा एडवाइस यही होगा कि गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जितना चल रहा है उसके बारे में पूरा नॉलेज रख लो पहले से, क्योंकि इससे क्वेश्चन होगा ही होगा कोई भी पोस्ट में जाओ। आया समझ में? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, इतना तक ही रहे, जरूरत पड़े तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज सबको। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू वरुण सर, थैंक यू। और एक आपको मैं गेस्ट से मिलवा रहा हूँ, साजिद इकबाल साहब। इन्होंने भी इस बार 2020 में इंटरव्यू दिया है और क्वालिफाई किया है डीएसपी से, और इत्तेफाक से मेरे बाद जस्ट इन्हीं का इंटरव्यू हुआ था। तो चेंबर से निकलते निकलते मैंने इनको भी यही कहा था कि ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं पूछ रहा है सिवाय 2-3 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के। तो एक बार साजिद इकबाल साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपना एक्सपीरियंस बता दें। साजिद सर प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? ठीक है, सुनिए, देखिए सर तो बहुत कुछ बता चुके हैं और एक बता चुके हैं कि इंट्रोडक्शन वगैरह देना है और सब। मेरा लगभग 7 इंटरव्यू मैंने पीएससी में दिया है, सिर्फ पीएससी में। तो पीएससी का अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है। सबसे पहली बात तो वो आते ही, मतलब पिछली बार क्या हुआ था कि जैसे इंटर क्या थे करके बैठते ही हैं कि मैम बोलती है कि बंगाली टेस्ट देना होगा, पता है ना, अवेयरनेस है या नहीं है। तो आप लोग का भी अगर बंगाली नहीं है फर्स्ट लैंग्वेज माध्यमिक में, तो आप लोग को भी बंगाली टेस्ट देना होगा, आप लोगों को ये सब पता ही होगा। तो लास्ट टाइम थोड़ा सा बंगाली, अब बंगाली लेकर थोड़ा सा ये सब मैटर ज़्यादा चल रहा है, इसीलिए थोड़ा सा बंगाली में सख्ती किया, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि बहुत डरना है, लेकिन फिर भी एक अपना तरफ से अच्छा खासा ठीक ठाक प्रिपरेशन रखना चाहिए। और मुझे पहले लिखाया गया बंगाली, उसके बाद बंगाली पढ़ने दिया गया एक न्यूज़पेपर से, और जो न्यूज़पेपर पढ़ने दिया गया वो डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि हेडिंग से शुरू होता है या फिर क्या बोलते हैं उसको कि पहला लाइन से शुरू होता है। वो एक टिक लगाकर रखते हैं, बीच में कोई भी पैराग्राफ उठाकर दे देंगे। उस पैराग्राफ में आप देखिएगा क्या होगा, परसेंटेज रहेगा, मतलब नंबर भी लिखा रहेगा उसमें, उसमें परसेंटेज भी रहेगा, उसमें डेसिमल भी रहेगा। तो आप लोग को ये सब पता होना चाहिए। परसेंटेज का बंगाली आपको पता होना चाहिए, शतांशो होता है। डेसिमल का बंगाली पता होना चाहिए, दशमिक होता है। ठीक है, तो ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि वो जो पैराग्राफ देंगे पढ़ने के लिए वो इसमें ये सब चीज़ें होंगी।
तो ये सब पता होना चाहिए। और उसके बाद रीडिंग के बाद राइटिंग और रीडिंग के बाद मेरा मतलब ये शुरू होता है इंटरव्यू। उसमें पहले इंट्रोडक्शन करने के लिए बोला गया, तो इंट्रोडक्शन आप लोगों को भी सर भी बता चुके हैं, और वही बोलेंगे कि पहले अपना नाम बताए थे, किस एरिया से हैं, और उसके अलावा कहाँ किस साल में मतलब क्या किए थे, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है वो बताना होगा, वही बताएं। और उसके बाद क्या करते हैं, तो मेरा प्रेजेंटली जॉब उस वक्त था, मतलब लास्ट ईयर जो इंटरव्यू दिए WBCS 2020 वाला, उसमें मेरा कंज्यूमर वेलफेयर ऑफिसर ऑलरेडी काम कर रहे थे। तो ये बताएं कहाँ पोस्टिंग है, ये बताएं, और हॉबी बताएं लास्ट में। आपको हॉबी इंक्लूड करना होगा, और हॉबी ऐसा चुनिए जिसमें आप जवाब दे सके। ऐसा नहीं कि कुछ भी चुन लिए, और ऐसा नहीं है कि वो लोग हॉबी से क्वेश्चन नहीं करता, कई सारा क्वेश्चन उड़ जाता है हॉबी से डायरेक्ट। तो हॉबी सोच समझ कर आप लोग भरिएगा, ठीक है। उसके बाद मेरा क्वेश्चन शुरू हो गया डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड। मेरा बीरभूम में डिस्ट्रिक्ट था, मतलब बीरभूम में पोस्टिंग है, तो बीरभूम रिलेटेड क्वेश्चन शुरू हो गया कि बीरभूम से MP वगैरह का नाम पूछा गया, कोलकाता से MP का नाम पूछा गया, और इसके अलावा क्या बोलते हैं, एक फर्स्ट और सेकंड प्रेफरेंस मुझसे पूछा गया। तो फर्स्ट और सेकंड प्रेफरेंस दोनों ही पूछा गया, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट प्रेफरेंस पूछा गया। क्यों फर्स्ट प्रेफरेंस और क्यों सेकंड प्रेफरेंस, तो आप लोग को भी फर्स्ट और सेकंड प्रेफरेंस तैयार करके रखिए। अगर आप लोग का एग्जीक्यूटिव फर्स्ट प्रेफरेंस है, तो आप लोग को पंचायत राज रिलेटेड वगैरह ज़्यादा पढ़ना होगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन से ये सब पार्ट स्पेशली आपको पढ़ना होगा। पंचायत राज वाला 1957 वाला अशोक मेहता कमेटी और बलवंत राय मेहता कमेटी, ये सब अच्छे से 3 टियर सिस्टम को बहुत अच्छे से देख कर जाना होगा। क्योंकि 2018 में भी मैंने जब इंटरव्यू दिया था, मेरा हालांकि फर्स्ट प्रेफरेंस एग्जीक्यूटिव उस वक्त भी नहीं था, लेकिन उस वक्त भी मुझसे मतलब वो सर सोचे कि मेरा एग्जीक्यूटिव प्रेफरेंस है, और वो पंचायत राज का ही सारा क्वेश्चन शुरू कर दिए। तो अगर एग्जीक्यूटिव आप लोग का प्रेफरेंस है, तो वो सब चीज़ें थोड़ी सी देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा चीज़ है, अगर रेवेन्यू प्रेफरेंस है तो आप लोग, या सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस है, तो उसका अच्छा रीज़न होना चाहिए। पहला प्रेफरेंस का ज़्यादा अच्छा रीज़न होना चाहिए। सेकंड थर्ड से नहीं भी पूछता है, मुझसे पूछ लिया वो अलग बात है, सबसे नहीं पूछेगा। इवन किसी किसी से फर्स्ट प्रेफरेंस भी नहीं पूछता है, बहुत सारे लोग से फर्स्ट प्रेफरेंस के भी बारे में नहीं पूछा। तो सेकंड प्रेफरेंस के बारे में यही बोलना चाहेंगे कि थोड़ा सा देख लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि एकदम इग्नोर कर दीजिएगा। बस फर्स्ट सेकंड मुझे लगता है इनफ है। उसके अलावा मुझसे पूछा गया था, वही फेमस पर्सन पूछा गया था, मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं वहां से, बीरभूम से। अगर आप लोग काम कर रहे हैं कहीं और पे, तो वहां से रिलेटेड मतलब चीजें फेमस क्या है वो चीज देख लीजिएगा। अगर वो ज़्यादा फेमस है, तो वो क्या क्या मिनिस्ट्री वगैरह होल्ड किए हैं। जैसे मुझे पूछा गया तो बीरभूम से ये थे जो प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, हाँ, वो डेथ कर गए, तो वो प्रणब मुखर्जी से रिलेटेड कौन कौन सा मिनिस्ट्री होल्ड किए हैं, ये सब पूछा गया था, ठीक है। तो आप लोग भी जिस डिस्ट्रिक्ट में, उस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड थोड़ा सा अच्छा नॉलेज होना चाहिए। और प्रेफरेंस रिलेटेड बोल चुके हैं, मेरा DSP प्रेफरेंस था फर्स्ट प्रेफरेंस, तो फर्स्ट प्रेफरेंस से बहुत सारा सवाल पुलिस रिलेटेड किया गया था, पुलिस रिलेटेड कई सारा सवाल किया गया था, ठीक है। आप लोग को सुनाई दे रहा है ना, क्योंकि मेरा माइक कभी कभी थोड़ा सा खराब भी हो जाता है। सर दे रहा है, सर दे रहा है। जी सर। सर ठीक है, और ज़्यादा स्पीड बोल रहे हैं या स्लो बोले? ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, सही है। ठीक है ना, ठीक है। अगर कुछ पुलिस डिस्टर्ब होगा, से कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम, क्या हाँ, क्वेश्चन सर? किससे? पुलिस रिलेटेड। आपका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या DSP रहेगा? अगर देखिए, पुलिस रिलेटेड सवाल ये किया गया था कि मतलब रूरल पुलिस और ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस में क्या फ़र्क होता है, ये किया गया था। थर्ड डिग्री देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये लीगल है या इलीगल है, ये किया गया था, थर्ड डिग्री से रिलेटेड सवाल। इसके अलावा क्यों DSP बनना चाहते हैं, किसको देखकर DSP बनना चाहते हैं, ये सब वजह मतलब डायरेक्टली पूछ रहा था। और पूछा गया था, एक सेकंड आपको बता रहे हैं कि स्विमिंग जानते हैं या नहीं जानते, ये पूछ लिया गया था, ठीक है, जो कि नहीं पूछना चाहिए, लेकिन पूछ लिया गया था। इसके अलावा पूछा गया था कि अभी आपकी उम्र इतनी है, तो आप मतलब रिटायर होते होते कौन सा पोस्ट में रहेंगे, पुलिस सर्विस अगर आप ले रहते हैं, तो ये सब पूछा गया था। इसके अलावा कितने बार इंटरव्यू में अपीयर किए हैं, ये पूछा गया था। इसके अलावा कम्युनिटी पुलिसिंग के बारे में पूछा गया था, ठीक है, कम्युनिटी पुलिसिंग क्या है। इसके अलावा करप्शन इन पुलिस डिपार्टमेंट पूछा गया था, ठीक है, करप्शन के बारे में। ये एकदम कॉमन सवाल है, करप्शन रिलेटेड सवाल अक्सर होता है कि पुलिस डिपार्टमेंट क्योंकि वो एक खराब डिपार्टमेंट जाना जाता है, मतलब एक बहुत अच्छा इमेज नहीं है पुलिस लोग का जनरली।
आम पब्लिक के नज़र में। तो इसीलिए उस इमेज को अच्छा करने के लिए कुछ प्रोग्राम चलता है, जैसे कम्युनिटी पुलिसिंग हो गया, ये एक तरह का प्रोग्राम है। तो ये सब रिलेटेड क्वेश्चन किया गया था, ठीक है। उसके अलावा आप लोग बोलिए और कुछ। 27 मिनट में सेकंड प्रेफरेंस रिलेटेड पूछा गया था कि क्यों सेकंड प्रेफरेंस आपका एग्जीक्यूटिव नहीं है, रेवेन्यू है। फर्स्ट प्रेफरेंस तो आपका डीएसपी है, समझ में आ रहा है, लेकिन सेकंड प्रेफरेंस रेवेन्यू क्यों है, ये पूछा गया था। तो मेरा आंसर यही था कि, और सेकंड प्रेफरेंस का आंसर मेरे आंसर से वो बहुत खुश हुए थे, ठीक है। क्यों खुश हुए थे? क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था डीएसपी, और डीएसपी में क्या है, पुलिस सर्विस है, यूनिफॉर्म सर्विस है। और सेकंड प्रेफरेंस में रेवेन्यू में क्या था कि एक्साइज डिपार्टमेंट आ रहा था, जो वहाँ पे यूनिफॉर्म सर्विस था। एक रीज़न ये बोले थे, दूसरा रीज़न बोले थे कि अगर कमर्शियल टैक्स वगैरह भी मिलता है तो उसके, या कुछ भी मिलता है रेवेन्यू में, तो हम दोबारा, मतलब मुझे क्या बोलते हैं, टाइम मैनेजमेंट का मौका भी रहेगा, तो हम दोबारा अपीयर करेंगे और दोबारा डीएसपी के लिए ट्राई करेंगे। ये मेरा आंसर था। और एक यूनिफॉर्म को रिलेट कर किए थे आंसर से, तो इसीलिए सेकंड प्रेफरेंस का जो सवाल था उसका अच्छा जवाब उनको मिला। और हाँ, कुछ रीसेंट टॉपिक से सवाल किया गया था, जैसे वेस्ट बंगाल रिलेटेड क्वेश्चन एक कर लिए थे कि वेस्ट बंगाल का कौन सा जज उस टाइम कुछ, मतलब कोई जजमेंट हुआ, कोई जज जो है सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ था, हाई कोर्ट से, तो कौन सा जज मतलब सुप्रीम कोर्ट में है, ये सवाल पूछा गया था। कोई बंगाली जज का नाम पूछा गया था, और उस वक्त कॉलेजियम सिस्टम ऑफ जजेस के ऊपर चल रहा था, वो पूछा गया था। जैसे अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड चल रहा है, ये सब मैटर चल रहा, तो थोड़ा सा जो, हालांकि बहुत कंट्रोवर्शियल कुछ नहीं पूछता है, ठीक है। जनरली हम लोगों को डराया जाता है कंट्रोवर्शियल को लेकर, लेकिन हम आज तक देखे हैं कंट्रोवर्शियल ज़्यादा मतलब पूछता ही नहीं है वो लोग। फिर भी अपनी तरफ से रेडी करना चाहिए और यूसीसी के ऊपर पढ़ लेना चाहिए। मुझे कॉलेजियम सिस्टम ऑफ जजेस के ऊपर पूछा था, इसके अलावा बंगाली जज बोल चुके हैं, बंगाली स्पीकर इन द लोकसभा पूछा था। इसके अलावा कुछ लेबर लॉ रिलेटेड कुछ पूछ रहा था, उस वक्त कुछ हुआ था, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाए थे, तो सीधा वहां पे हम बोल दिए थे कि सॉरी आई डोंट नो, ये सब बोल दिए थे, ठीक है। इसके बारे में, या फिर यही मुहूर्ते मोने पोर्चे ना, इस तरह बोल सकते हैं, या आई एम अनेबल टू रिकॉल इट नाउ, इस तरह से आप लोग भी बोल ही सकते हैं। और एक और बात बोलेंगे कि आप लोग ये इंट्रोडक्शन अपना बंगाली में भी बना कर रखिए और इंग्लिश में भी बना कर रखिए, दोनों लैंग्वेज में एकदम इंट्रोडक्शन आप लोग का अच्छा से रेडी होना चाहिए, ठीक है। और कुछ जैसे एक उस वक्त गुजरात में इलेक्शन हुआ था, तो गुजरात में इलेक्शन चीफ मिनिस्टर कौन होगा ये पूछ रहा था, क्योंकि बीजेपी ही जीता था, लेकिन वो विजय रूपानी जो है चेंज होकर एक और अभी जो रिसेंट चीफ मिनिस्टर हैं, नाम याद नहीं है मुझे, तो वो हम उस वक्त डिसाइड नहीं हुआ था, बीजेपी डिसाइड नहीं किया था कि कौन बनेगा। तो मैंने बोला नहीं कि अभी तो डिसाइड नहीं हुआ अभी, लेकिन ज़्यादा चांसेस है यही बनेंगे। तो बोले इससे पहले कौन थे, तो बोले विजय रूपानी। तो विजय रूपानी क्या 5 साल कंप्लीट किए हैं? तो मैंने बोला नहीं, 5 साल वो नहीं किए हैं, बीच में चेंज हुआ है। तो वो उसको बंगाल से रिलेट कर दे रहे थे कि क्या बंगाल में ऐसा कभी हुआ है। तो मैंने कहा हाँ, ज्योति बासु के वक्त में हुआ, जब वो इल हेल्थ की वजह से उनका मतलब क्या बोलते हैं, बुद्धादेव भट्टाचार्य को चार्ज संभालना पड़ा था, तो ज्योति बासु के वक्त में ऐसा हुआ है। तो देखिए, कोई भी सवाल होगा ना, उससे बंगाल का क्या रिलेशन है वो थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि वो लोग ऑब्वियसली, ये WBCS है, ये वेस्ट बंगाल में आप लोग को काम करना है, तो हर सवाल को वो लोग जो है बंगाल से भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। और पंचायत इलेक्शन चल रहा है, तो पंचायत इलेक्शन से भी वो लोग रिलेट कर, पंचायत इलेक्शन से भी पूछ सकते ही हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा वो लोग रिलेट किए थे गुजरात इलेक्शन को लेकर, मतलब क्या बोलते हैं कि विजय रूपानी को लेकर, क्योंकि वो 4 साल में उनका 4 साल में चेंज हो गया, उससे बहुत अच्छा जी डायरेक्ट वो लोग ज्योति बासु में आ गए। उसके बाद पूछे ज्योति बासु से पहले कौन है थे चीफ मिनिस्टर, तो थोड़ा सा बंगाल का चीफ मिनिस्टर का नाम वगैरह भी देख लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। और इसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं हम लोग के वक्त में, ये 5 MLA के नाम पूछा जा रहा था, वीमेन MLA, ठीक है, या MP का नाम पूछा जा रहा था जो बंगाल से हैं, ये सब पूछा जा रहा था। 5 ये क्या बोलते हैं, एयर बेस बंगाल में, जैसे 2-3, 2 तो आप लोग जी, सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसके अलावा पूछा गया था, ठीक है। तो अंडाल में है एक, तो ये सब एयर बेस थोड़ा सा नाम देख लीजिएगा, 5 पोर्ट का नाम देख लीजिएगा, ठीक है, 5 स्टेडियम का नाम देख लीजिएगा बंगाल में, ये सब पूछा जा रहा था। 5 फोक डांस का नाम देख लीजिएगा, ठीक है।
फोक डांस बंगाल का या फोक म्यूजिक हो गया, ये सब देख लीजिएगा। ये सब शुरू में ए ग्रुप का जब इंटरव्यू चल रहा था उस वक्त पूछा जा रहा था। A+B में हम लोगों से हालांकि नहीं पूछा गया, लेकिन पिछला साल ये सब पूछा गया था और अभी भी ऑलमोस्ट वही मेंबर लोग हैं। अच्छा, ठीक है, कल्चर रिलेटेड मतलब सर ज्यादा है ना? हाँ मतलब कल्चर रिलेटेड वो देखिए, हम लोग नॉन बंगाली लोग से वो लोग जानना चाहते हैं कि ये बंगाल के कल्चर को जानते हैं या नहीं जानते हैं, हाँ, ये कितना बंगाल के अवेयर है बारे में बंगाल कितना, कल्चर हाँ के कितना बारे अवेयर है बंगाल से रिलेटेड। में? तो बंगाल से अच्छा। रिलेटेड ये सब, इसके अलावा जो सर बता रहे थे थोड़ा सा प्रोग्राम वगैरह बंगाल में क्या चल रहा है, स्कीम्स वगैरह इम्पोर्टेंट, वही सब देख लीजिएगा। जो जवाब नहीं आएगा जरा सा भी घबराना नहीं है, डायरेक्टली एकदम बोलना है कि सॉरी सर या यही मुहूर्ते मोने पोड़चे ना, इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, और जिस लैंग्वेज में सवाल हो उस लैंग्वेज में ही ज़्यादा जवाब दीजिएगा। स्पेशली वो हम लोग से बंगाली में ही सवाल करेंगे, इंग्लिश में सवाल होने के बहुत रेयर चांसेस है। और ऐसा नहीं है कि आपको जिस वर्ड का बंगाली नहीं आ रहा वहाँ पे आप इंग्लिश मिलाकर बोलिए, लेकिन हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात, जब दिया जाए लिखने के लिए या पढ़ने के लिए जो बुक वो लोग दे रहे हैं, एक हाथ से मत लीजिएगा, एक हाथ से मत वापस कीजिएगा, दोनों हाथ से वापस कीजिएगा। ठीक है, ये एक मैनर में आता है। अच्छा, और उठ करके लेना है या फिर कैसा मतलब? देखिए दूर दूर रहेगा तो ऑब्वियसली उठ कर ही लेना होगा, थोड़ा सा आप दूर अगर बैठे हैं, हाथ नहीं पहुंच रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक हाथ से मत लीजिएगा, क्या वो पेपर पकड़ा रहे हैं आप एक हाथ से ऐसे ले लिए, ये मतलब थोड़ा सा बैड तरीका मैनर्स में नहीं आ हुआ। जाएगा। हाँ थोड़ा सा दोनों हाथ से आप लोग लीजिएगा और दोनों हाथ से दीजिएगा, तो ये थोड़ा सा अच्छा मतलब लगता है। ठीक है, अच्छा, जब लिखने देगा तो टेबल पे रख के लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? हाँ देखिए लिखने देगा ना, अगर आपका चेयर पीछे है थोड़ा सा, आप उनसे पूछ सकते हैं, पूछ के थोड़ा सा आगे हो जाइएगा और टेबल पर लिख कर रखिएगा, रख कर लिखिएगा। ठीक है, एक्चुअली टेबल इतना बड़ा होगा ना कि ठीक है। आप टेबल से दूर रह ही नहीं पाएंगे बहुत ज्यादा। हाँ हाँ टेबल काफी चौड़ा बिल्कुल, रहता है और वो हाँ लोग जो देगा, तो अभी जैसे वो सर बता रहे थे कि खड़ा होने का, आपको खड़ा होना ही होगा। वो टेबल आप अंदर जाएंगे तो आपको महसूस होगा चेयरमैन से आपके आने में खड़ा हुए बगैर आप रिसीव नहीं कर सकते। हाँ हाँ थोड़ा सा तो ये दूर ही होगा। रहता ही है, वो खड़ा होना ही होगा। बस ये बोलना चाहेंगे कि दोनों हाथ से आप लोग लीजिए और दीजिए, थोड़ा सा मतलब मैनर लगे कि हाँ लग रहा है कि मैनर है। ठीक है, तो और सर जैसे हाँ बोलिए। सर जैसे एक सिंगल चेयर रहेगा, जैसे नॉर्मली हम लोग यूट्यूब हाँ वगैरह में देखते हैं, हाँ हाँ एक सिंगल हाँ चेयर रहेगा हाँ और जो मेंबर्स पैनल जो बैठेंगे, रिस्पेक्टेड हाँ मेंबर्स जो हैं, हाँ उनका डायस होगा अपना, तो हाँ उनके डायस को यूज करके लिखना है या हमारे लिए कुछ रहेगा, कुछ थोड़ा नहीं, सा वो जो एक माइंड रहेगा माइंड ना पिक्चर नहीं आ पा वो ऑलमोस्ट मतलब गोल टाइप का वो टेबल रहेगा, थोड़ा सा रहा। गोल नहीं अच्छा ओवल टाइप पे रहेगा, या फिर इस अच्छा। ये रेक्टेंगल भी रह सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कौन सा रूम में हो रहा है इंटरव्यू, तो वो अगर उसी पे रख के आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, वो एक तरफ वो लोग रहेंगे, इस तरफ आप रहिएगा, लेकिन लेफ्ट में भी आपका एक रहेगा जो आपको हमेशा जो है देख रहा है, आप उसके उनके नज़र में है, वो सवाल नहीं करेगा लेकिन मतलब आपको हमेशा देखेगा, समझ लीजिए साइकोलॉजिस्ट है वो, पूरा हाँ अच्छा रीड कर हाँ रहे हाँ होंगे। हाँ, आपका पाँव वगैरह अच्छा मत सर। हिलाइएगा। हाँ बोलिए। अच्छा सर, वो जो डिक्टेशन कराएंगे ना, पहले जो लिखवाने हाँ की जो बात है हाँ बंगाली में, हाँ तो उसमें कोई भी एक मेंबरान में से वो हमको डिक्टेट करेंगे, ठीक है? देखिए मैक्सिमम चांस है पीएससी चेयरमैन ही डिक्टेट करेंगी, या उनके बगल नहीं, या उनके बगल में एक मैडम थी वो डिक्टेट, दोनों में से कोई एक डिक्टेट करेंगी। तो मैक्सिमम वो चांस है मतलब जैसे 40। हाँ बोलिए। अच्छा, तो वो किसी किताब या न्यूज़पेपर से देख करके पढ़ेंगे या ऐसे न्यूज बोलेंगे हमको बस वही लिखना है? देखिए वो ये तो उनका अपना कंसर्न है, वो हाँ कुछ भी हाँ बोलेंगे आपको लिखना है। हाँ लिखना होगा। और कभी एक चीज, हाँ सर आप बोलिए, बोलिए। आप जी। बोलिए, मैं हाँ बोलता हूँ। नहीं नहीं आप बोलिए बोलिए। और दूसरी चीज ये कि ये सब कोई मैटर नहीं करता है कि टेबल कहाँ रहेगा नहीं रहेगा, आपको ये ध्यान देना है कि आपका परफॉर्मेंस क्या होगा। आमतौर पे टेबल के पास में ही एक चेयर होगा, ठीक है, जो आप यूट्यूब पे देखते हैं कि टेबल से काफी डिस्टेंस पे एक चेयर होता है, ऐसा कुछ मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा है। और पीएससी के रूम्स भी इतने बड़े नहीं है। दूसरी चीज है कि आपको लिखवाएगा तो उठ के उतनी दूर चेयर खींच के लाना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, सब टेबल के पास में रहेगा। आप कैसे परफॉर्म करेंगे ये मैटर करता है, ठीक है। अब वो बंगाली अखबार देके पढ़वा रहा है या वहीं पे एक कोई पेपर पड़ी हुई है या किसी पिछले का एक नोट दे दिया, मान लीजिए एक लड़का आपसे पहले लिख के गया है, अब उसकी राइटिंग चेक करवाने के लिए आपको बोलिए पढ़िए तो आपकी बंगाली आती है कि नहीं, तो आप थोड़ी बोल पाएंगे कि ये अगेंस्ट द नॉर्म्स है। पढ़ना पड़ेगा, वेरी सिंपल। ओवरऑल ये समझिए कि जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत मैटर करता है।
आप आंसर क्या दे रहे हैं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आंसर कैसे दे रहे हैं। जब आप कैसे दे रहे हैं फिर दूसरा स्टेज में आता है कि आप ये आंसर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आप जो भी आंसर दे रहे हैं उसका क्रॉस क्वेश्चन होना लाजमी है। अगर आपके आंसर से वो सेटिस्फाइड है तो एकदम डेफिनेटली कि क्रॉस क्वेश्चन नहीं होगा, नया क्वेश्चन आएगा। लेकिन अगर सेटिस्फाइड नहीं है या फिर आपका क्वेश्चन ऐसा है कि वो खुद से ही और एक क्वेश्चन जनरेट कर रहा है, ये पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, दोनों डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि क्रॉस क्वेश्चन होना एक नेगेटिव है, ठीक है, आप वो दोनों दे सकते हैं। बट मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि आप आंसर कैसे दे रहे हैं और आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं इस पे अगर फोकस करें तो ज्यादा बेटर होगा। जी। और किसी का कोई सवाल है? हाँ सर, पूछना तो सर, पेन अगर- लेकर जाना है। क्या? हेलो, हाँ बिल्कुल। लेकर जाना है। हाँ देखिए, आप सिविल सर्विस के इंटरव्यू में जा रही हैं तो मतलब ये पेन तो रखना ही चाहिए आप लोग को। ठीक है, अगर नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन वो एक खराब इंप्रेशन पड़ता है कि आपके पास पेन नहीं है। लड़कों का मतलब सामने पॉकेट में हो तो बेटर हो एक पेन। ठीक है। हाँ ठीक है। सर बोल रहे थे कि अगर हम पहला रेवेन्यू सर्विस प्रिपेयर डालेंगे और दूसरा वीडियो, तो ऐसा हो सकता है क्या कि वीडियो से हमसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे, ऐसा कुछ? देखिए, रेवेन्यू से अगर आप डाल रहे हैं तो ज्यादा चांसेस है रेवेन्यू से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, एग्जीक्यूटिव से नहीं पूछेगा। वो रेयर हो गया था मेरे साथ कि 18 में हो गया था ऐसा। वो उनको पता ही नहीं था कि मेरा एग्जीक्यूटिव पहला प्रेफरेंस नहीं है, लेकिन वो कर दिए थे एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन। लेकिन वो रेयर मतलब हो गया था। लेकिन आपको रेवेन्यू से ही ज्यादा पूछेगा। और रेवेन्यू अगर आप डाल रहे हैं तो वेस्ट बंगाल बजट को देख लीजिएगा, ठीक है, जीएसटी वगैरह को देख लीजिएगा, सारा टैक्स रिलेटेड एक्साइज वगैरह ये सब देख लीजिएगा, और क्यों डाल रहे हैं ये रीजन खास करके देख लीजिएगा। लेकिन ठीक है, और ये डरने वाली कोई बात नहीं है कि रेवेन्यू आप डाल रहे हैं या कुछ और डाल रहे हैं, पहला प्रेफरेंस तो नहीं होगा। सिर्फ एग्जीक्यूटिव ही डालने से मतलब ये पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसा है जो रेवेन्यू डालकर पहला प्रेफरेंस में और रेवेन्यू में सिलेक्शन पाया है। आप लोग जानते ही हैं ऐसा बहुत लोग को। ठीक है। और एक और बात, फोर्थ प्रेफरेंस था, थर्ड फोर्थ जो प्रेफरेंस होता है उससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है? नहीं पूछ, जनरली नहीं पूछता है। देखिए, बहुत लोग से पूछे हैं हम, लेकिन आज हम सुने नहीं है कि थर्ड फोर्थ से पूछा है। मेरे साथ सिर्फ एक्सपीरियंस ये हुआ है कि सेकंड से पूछ लिया है। तो थर्ड फोर्थ में आप नंबरिंग बता दीजिएगा। पढ़ के आएंगे। जी जी जी, ओके सर, थैंक यू सर। एक क्वेश्चन है, आप जो बोले थे सर, ऑप्शनल से देखिए, अगर इंग्लिश ऑप्शनल है, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है और हिस्ट्री ऑप्शनल है, तो ये 3 ऑप्शनल से ज़्यादा क्वेश्चन होता है इंटरव्यू में। इसके अलावा अगर कोई भी ऑप्शनल है तो बहुत रेयर चांसेस होता है कि क्वेश्चन हो। 5 साल लगभग 17 से लेकर बहुत सारे लोग से हम पूछे हैं कि कोई बोला नहीं है कि उर्दू ऑप्शनल से कोई क्वेश्चन हुआ है। वो शहीदुल सर के वक्त में और उन लोग के वक्त में 2014-15 में हुआ था 1-2 क्वेश्चन, लेकिन उसके बाद से कभी होते हुए सुने नहीं है। वैसे भी उर्दू होने के लिए उर्दू जानने वाला मेंबर होना जरूरी है। हाँ। ठीक है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है और ऐसे मेंबर्स रहते नहीं है अभी। सर, अगर जिसका ज्योग्राफी ऑप्शन है जैसे मेरा है, तो उसमें शायद बंगाल ज्योग्राफी आ ही जाएगा अलग से कुछ। तो वो देखिए, मिथ है कि क्या है कि बोलते हैं लोग कि जो जिसका उर्दू वो इंटरव्यू में उसको कम मार्क्स दिया जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है मेरा। हाँ बोलिए सर। बोल आप बोलिए फिर। मेरा एक दोस्त है, वो पता किया था उस अपना मार्क्स, ठीक है, उसका मार्क्स वो उर्दू ऑप्शनल था, 146 मार्क्स था 2018 में। ठीक है, इंटरव्यू में इतना ज्यादा, इंटरव्यू में इतना ज्यादा मार्क्स था। कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन ये था। ठीक है सर, अब तक हाईएस्ट कितना जा चुका, कुछ हाईएस्ट गया है 150 के राउंड तक हाईएस्ट गया है। ठीक है, और बहुत कम में मतलब बहुत कम भी मिल सकता है, बहुत ज्यादा भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू में एकदम मतलब सभी को एवरेज दे देता है, सभी को 90 दे देगा, 100 दे देगा, ऐसा नहीं है। आप परफॉर्मेंस दीजिएगा, आपको मार्क्स मिलेगा। समझे सर? जैसे नॉन बंगाली का एक बात बोल रहे हैं, तो मतलब उनका भी हो सकता है, अगर अच्छा करेंगे तो दे ही सकता है। उनका पैरामीटर पे खड़ा हो जाए तो। बिल्कुल। बोले तो जो मेरा दोस्त है वो नॉन बंगाली ही है, उर्दू ऑप्शनल है, 146 मार्क्स मिला। ठीक है, तो ये कुछ जरूरी नहीं है। किसी को 92 भी मिला है, 98 भी मिला है, 146 भी मिला है, 110 भी मिला है। तो वो पूरा मतलब आपका परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है।
सर एक आप जो रीजन दिए थे सर अपना रिव्यूनी वाला में, जो आप जस्टिफाई भी किए थे और उनका कॉम्प्लीमेंट भी मिला था, तो उसमें सर आप मेंशन किए कि पहला चूंकि एक्साइज आप दिए तो एक्साइज भी यूनिफॉर्म है और आप खुद भी चाहते हैं यूनिफॉर्म। हाँ ठीक है, तो वो डीएसपी से हो गया। रिलेटेड था, इसीलिए सेकंड प्रेफरेंस जो है जस्टिफाई हो गया था। मगर सर ये तो लॉजिक जिनके केस में तो जैसे मेरा नहीं है यूनिफॉर्म सर जिसका चाह, तो वो तो नहीं हो पाएगा। तो हम सर कुछ अल्टरनेट थोड़ा आप आइडिया दे सकते हैं तो रेवेन्यू को जस्टिफाई करने के लिए पहला प्रेफरेंस। आपका अगर कॉमर्स बैकग्राउंड होता तो मतलब थोड़ा सा जस्टिफाई कर सकते थे कि कॉमर्स रिलेटेड मतलब बहुत सारा चीज उसमें होता है, टैक्स वगैरह रिलेटेड, ये जस्टिफाई कर सकते थे। ठीक है, इसके अलावा इस सर हाँ मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि कितना सही है, बट मैंने कई सारे मॉक इंटरव्यूज लिए हैं बैंक और अदर के, और उसमें क्या होता है कि जो आर्ट्स वाले हैं या साइंस वाले हैं, और ज्यादातर साइंस वाले भी बैंकर्स बन रहे हैं, तो एक चीज समझ लीजिए कि वो जो 15-20 मिनट वहां पे गुजारना है आपको, उसमें सच नहीं बोलना है। इंटरव्यू का मतलब कभी नहीं होता सच बोलना। इंटरव्यू का मतलब बोलना है कन्विंस करना। ठीक है, मैंने आपको अपने बारे में कहा था ना कि कुछ बातें मैंने झूठ मिलाकर कही थी उसमें। अभी उसको मैं जितना भी बोलूं, कोई मेरा जॉब लेने वाला नहीं है, लेकिन वो उस 15 मिनट में कोई ये नहीं तय कर पाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ। वो आपको कॉन्फिडेंस लेवल में आना पड़ेगा उस चीज को, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मान लीजिए कि रेवेन्यू सर्विस करना है, तो कुछ नहीं समझ में आया तो कोई एक ऑफिसर का नाम जान लीजिए कि मेरी पहचान में एक ऑफिसर थे, उन्हीं को देखा, उन्होंने बोला भाई रेवेन्यू करो। ठीक है, तो आप किसी पे डाल दीजिए ना, और अब जो भी दे रहे उसको तो आप पहले आंसर 1-2 आंसर तो खुद से बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन वेरी कॉमन होते हैं। जैसे जब मैं मिसलेनियस का इंटरव्यू दे रहा था, फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस था पीएससी का, तो वहां पर मेरे से पूछा कि आप यूथ ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं। मेरा पहला प्रेफरेंस वही था। अब मुझे पहला प्रेफरेंस यूथ ऑफिसर में क्यों देना था मुझे खुद ही नहीं मालूम था। बस यूं ही लगा कि बोरो दिया हुआ था, कोलकाता या सिटी में पोस्टिंग होगी, यही सोच के दे दिया। तो मैंने बोला कि मेरे ऑफिस में डेप्यूटी मैनेजर है, उन्होंने मेरे को गाइड किया था, तो मैंने उसको यूथ ऑफिसर डाल दिया, चल गया। फिर मेरे को फर्स्ट प्रेफरेंस में ही नाम आ गया था। तो सिंपल ऐसा समझिए कि आपको सिर्फ वहां पे वो आंसर देना है जो कानों को अच्छा लगता है, और वो थोड़ा प्रैक्टिकल लगे। ऐसा नहीं कि आप जो आंसर दे रहे हैं वो इम्प्रैक्टिकल हो जाए। घबराना। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा बंगाली पढ़ने में थोड़ा, अभी वो साजिद सर ने कहा था कि परसेंटेज को क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं डेसिमल, परसेंटेज को हाँ, शतांशों तो मैंने पढ़ दिया था, लेकिन 93 को 93 बोलता है वो मैं भूल गया था। तो मेरे को बहुत टाइम लग गया, काफी अटक के बोला मैंने, 1-2 वर्ड्स को मैं पढ़ भी नहीं पाया उसमें। लेकिन ये मेरा पहले हो गया था इंटरव्यू में। मतलब मेरे से ये पूछा गया, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव रेड। आप अंदाजा लगाओ कि वो मेरा बंगाली क्या इम्पैक्ट डाला होगा। तो मैंने बोला यस मैम आई डू अंडरस्टैंड। मुझे बोली कि तू बांग्ला तो बोलो तो की बुझेছেন। और यहाँ से जो नेक्स्ट 20 मिनट का इंटरव्यू चला, वो अल्हम्दुलिल्लाह बंगाली बोलने में मेरा ठीक है, पढ़ने में थोड़ा खराब था। मैंने मेहनत करी थी, बट आपको मार्क नहीं हो पाया था। तो इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह नाम आया है। जरूरी नहीं है कि आपका एक पहलू खराब हो रहा है तो सारा खराब होगा। उसको भी मालूम है कि आप नॉन बंगाली है तो थोड़ी बंगाली फ्लुएंट नहीं हो सकती है, वो आपको टाइम जरूर देगा। बेटर फोकस ये कीजिए कि आप कैसे इंटरव्यू देना है, वो ध्यान रखना है, ऐसे देना है, और इधर उधर के सवाल दिमाग में मत लाइए। नेपोलियन ने एक बार कहा था, ज्यादा सोचने वाला दिमाग फैसले नहीं ले पाता। आप इंशाल्लाह कल को ऑफिसर बनेंगे, अगर इतना क्रॉस क्वेश्चन दिमाग में ही बैठा रखेंगे तो आप कभी भी आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। जी सर। यहाँ हमारी सिद्रा मैम भी है, इनका भी अपना एक्सपीरियंस था, कई बार इन्होंने दिया है, आप इनसे भी पूछ सकते हैं। इनका भी यही कहना होगा होपफुली कि आप इंटरव्यू में जो परफॉर्म करते हैं वही सारा खेल होता है, पहले और बाद में क्या कोई मैटर नहीं करता। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, मेरे से 2 क्वेश्चन और किया गया था। एक मुझसे लेबर रिलेटेड स्कीम पूछा गया था, तो मैं आंसर दे नहीं पाया था। ठीक है, वही वो मुझसे भी पूछा गया था, लेकिन सवाल ही समझ में नहीं आया, मतलब ज्यादा अच्छा से वो आपसे जो पूछा गया। हाँ, सवाल समझ में आया था, बट मैं आंसर वो एक रात पहले पढ़ा था, मेरे को लगा इतना कौन पूछेगा। हाँ वही, वो कुछ करंट अफेयर में चल रहा था, वो उठाकर पूछा गया था, लेबर रिलेटेड।
वो पूछा गया था। वो और जो हाँ जैसे आप बोल, जो हाँ बोलिए। जो नया लेबर कोड अभी बना है ना 2020 का, शायद वो उसी से रिलेटेड होगा, क्योंकि वो सब ना चर्चे ना में था। ऐसा कुछ इतना डिटेल में नहीं जाएगा वो लोग लेबर लॉज पे। वो अच्छा स्कीम ओरिएंटेड था। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के 2 से 3 स्कीम्स थे जो श्रमिक फ्रेटर्निटी के लिए था, अच्छा और मैं एक रात अच्छा पहले देखा था। लेकिन होता है ना कि ये थोड़ी आएगा, ये एक प्रॉब्लम होती है। और हाँ जरूरी नहीं कि सारा आंसर आप दे सकें, आप आंसर नहीं भी हम्म दे सकते हैं, बट आपको आंसर उसी तरह से बोलना पड़ेगा कि हाँ मैं नहीं दे पा रहा हूँ, ये है। अभी जिन लोगों का इंटरव्यू है, मेरे हिसाब से कुछ चीजें आपको पढ़नी चाहिए। ऑलरेडी साजिद सर ने कहा है इसमें कि एक तो यूसीसी बहुत बर्निंग इशू है। इस पे सिर्फ ये नहीं पूछेगा यूसीसी क्या है, क्यों है, इसके इम्पैक्ट क्या होंगे, तो आपको रेलिवेंट आंसर देना पड़ेगा। 2-4 कम्युनिटीज का एग्जांपल अगर आप दे पाए, जैसे नागाज का अपना एक कस्टम है, वो अलग है। ज्यादातर एक वहम बन के बैठाया गया है दिमाग में कि सिर्फ मुस्लिम्स को इफेक्ट पहुंच रहा है, 4 बीवी 40 बच्चे प्रॉपर्टी, बट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का अगर एग्जांपल आप दे सके तो ये कुछ चीजें बेटर तरीका होगी अगर आप वहाँ देते हैं तो। वेस्ट बंगाल में हाल ही में राज्यसभा का इलेक्शन होने वाला है। 5 साल के बाद 5 वैकेंसीज आई हैं, तो कितने वैकेंसीज है वो जानना पड़ेगा। राज्यसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेशन होता है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है या कोटा कैसे मिलता है, ये पूछ सकते हैं। एक और बड़ी चीज हो सकती है कि राज्यसभा में फर्स्ट टाइम वेस्ट बंगाल से कोई बीजेपी का मेंबर जाने वाला है। तो 5 कैंडिडेट्स हैं जो इस रेस में है बीजेपी की तरफ से। हो सकता है उनका नाम पूछ लें, क्योंकि ये सब यूनिक चीजें होने वाली है, फर्स्ट टाइम होने वाला है। नेक्स्ट एक है पंचायत, जो अभी हाल फिलहाल चला है, कुछ न्यूज इसके ऊपर आ सकता है। पंचायत से रिलेटेड तो सर ने बोल दिया, पूरा डिटेल वो पढ़ना पड़ेगा। एक और न्यूज इसी तरह का बर्निंग इशू बना हुआ है बहुत वक्त से, या बोल सकते हैं बोन ऑफ कंटेंशन की तरह चल रहा है। गवर्नमेंट कॉलेजियम के हटाना चाह रही है और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम मेंटेन करना चाह रहा है। तो कॉलेजियम के साथ एक और चीज पढ़ना पड़ेगा। 99th अमेंडमेंट एक्ट में एनजेएसी आया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। कमीशन जी एज बोल दिया गया है। और एक बड़ा इशू या इवेंट होने वाला है, वो है वर्ल्ड कप, जिसमें पाकिस्तान को लेकर काफी कंट्रोवर्सीज खड़ी हो रही है दोनों तरफ से। तो ये तो नहीं पूछे कि पाकिस्तान का कंट्रोवर्सी क्या है, हो सकता है ये पूछे कि अगर पाकिस्तान से अच्छे रिलेशन बनाने हैं तो हमें क्या करना चाहिए, आपकी तरफ से क्या एडवाइस है। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से कुछ ऐसे चीजें हैं जो आ सकती हैं। आने का तो कुछ भी आ सकता है, बट मेरे हिसाब से तो ये कुछ चीजें हैं जो एटलीस्ट आपको देख के जानी चाहिए। और क्या सवाल है किसी का? सर क्या इंटरव्यू में इंटरनेशनल अब्दुल रहमान पूछ लें, फिर निखत आरा पूछनी थी। सर क्या इंटरव्यू में इंटरनेशनल रिलेशन से भी क्वेश्चन पूछते हैं? एक बार मुझसे पूछा था इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, जब मैं 2019 का इंटरव्यू दे रहा था, तो मुझसे पूछा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक इशू रेज किया है इंडिया के रिलेटेड में। वो क्या था, एक ट्रिप्स एंड ट्रिम्स, ये एक ट्रेड कुछ पेटेंट राइट से रिलेटेड कुछ होते हैं, तो वो मुझसे पूछा गया था। 2019 में पूछा गया था, ऐसा नहीं कि बहुत पुरानी बात है। तो कभी कभार आता है, बट मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है कि आ ही सकता है। ट्रिप एंड ट्रिम्स पे क्वेश्चन पूछ लिया था। आप ना भी बोल सकते हैं। देखिए एक चीज समझिए, आंसर देना ही होगा ये जरूरी नहीं है। आपको 2019 का मैं इंसिडेंट बताता हूँ। ऑनलाइन इंटरव्यू चल रहा था और मैं काफी टेंशन में था, क्योंकि मेरा प्रीलिम्स खराब हो चुका था। मेरा मेंस 2020 का बाकी था, 10 दिन का टाइम मिला था। 2021 वाला, सॉरी 19 में क्या हुआ था कि इंटरव्यू था, उस वक्त ऑनलाइन इंटरव्यू चल रहा था घर से। तो चेयरमैन से मैंने ये बोला था कि मैंने 10 दिन की छुट्टी ली है इलेक्शन कमीशन में। जानबूझ के मैंने इलेक्शन कमीशन के बारे में कहा था कि ताकि वो क्वेश्चन पूछे, बट ऐसा हुआ नहीं। मैंने ये कहा था कि आई हैव टेकन लीव फॉर 10 days सो दैट आई मे प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। उन्होंने मुझसे आंसर में रिप्लाई दिया था कि देयर इज नो प्रिपरेशन नीडेड टू फेस द इंटरव्यू, वी आर नॉट हियर टू जज योर नॉलेज, वी आर हियर टू टॉक टू यू, वी वांट टू नो यू। और ये जब उन्होंने कहा ना, मेरा सारा टेंशन उतर गया था। यकीन मानिए, मेरा सर का जो टेंशन था पैर तक पहुंच गया कि भाई अब इंटरव्यू अच्छा होगा। और इंटरव्यू वाकई बहुत अच्छा हुआ था। मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, फिर आज का सेशन काफी लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। तो बेसिक चीज ये है कि अगर कोई आंसर नहीं आता है तो आप उसको क्विट कर सकते हैं। किस तरह क्विट कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट कर रहा है। निगत मैम बोलिए। हम कह रहे कि ये जो क्वेश्चन बंगाली में होते हैं, तो क्या वो लोग टर्म्स भी बंगाली में बोलेंगे? क्योंकि टर्म्स तो हम लोगों को आता नहीं है बंगाली।
देखिए टर्म्स वो लोग ऐसा कुछ नहीं बोलता है जो बिल्कुल लिटरेचर बेस्ड टर्म्स होता है। टर्म नॉर्मल बंगाली कोलोकियल लैंग्वेज में बोलता है। आपको कोई भी बंगाली समझने में दिक्कत नहीं होगी, इजी रहता है। मेरा जो मैंने एचसीडीएस का इंटरव्यू जब दिया था, इंटरव्यू ठीक ही हुआ था, लेकिन एक दो क्वेश्चन उन लोग वो पूरा टर्म भी वो लोग बंगाली में ही हमको बोले थे। तो हमने बोल दिया कि समझ में মানে আমি বাংলাতেই বলেছি যে আমি প্রশ্নটাই বুঝতে পারছি না। তো फिर वो बोले कि তুমি তো বললে না এখন যে বাংলা জানো, আবার বলে যে বুঝতে পারছো না। আমি বলি কি আমি বাংলা জানি কিন্তু এটা আমি বুঝতে পারছি না। তো फिर वो बोले कि কোস্টাল এরিয়াটা জানো না? আমি বলি কি হ্যাঁ জানি। বলে কি তাহলে বলো। বলে কি আমি জানতাম কিন্তু কোস্টাল एरिया আমি জানি না যে বাংলাতে কি বলা হয়। तो फिर हमको आंसर मालूम था, दे दिए, तो फिर वो खुश हो गया अपने वाला। देखिए यहाँ पर क्या तो मैं बता रहा हूँ, एक दो वर्ड्स हो सकता है नहीं मालूम हो, क्योंकि हम लोग एक चीज दिमाग में रखिए कि आप नॉन बंगाली स्पीकिंग कैंडिडेट हैं, ये उनको भी पता है। एक मिथ चलता है कि नॉन बंगाली के साथ पार्शियलिटी चलती है, ये सब मिथ जिन लोगों का रोटी से खाता है उनको छोड़ दीजिए। आप एक एस्पायरेंट है, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा आपको बोलेगा, ऑफिशियली कोई नहीं बोल पाएगा कि ऐसी पार्शियलिटी चलती है। उनको भी अच्छे कैंडिडेट्स की जरूरत है, वो भी मेहनत करके वहां तक पहुंचे, तो अपनी मेहनत की कदर करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि हर आदमी अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, तो हो सकता है उनके पास कुछ ऐसे कैंडिडेट भी काम करने के लिए पहुंचेंगे जो गुड फॉर नथिंग होंगे। ऐसे लोग मिलते हैं, तो वो फिल्टर करने की कोशिश करते हैं कि देखिए भाई ये वहां तक जाता है कि नहीं। तो दो एक वर्ड्स नहीं आता है। वैसे आपको बोलना चाहिए था कि सर एग्जैक्ट बहुत सारे वर्ड्स मेरे को नहीं समझ में आया है, क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ये बोलना थोड़ा सही नहीं था। तो बड़ा मसला नहीं है। इस तरह कैसे टैकल करेंगे वो ही चीज जाना था कि जब ऐसा कुछ हो। बहुत अच्छा टैकल किया, वो सबसे अच्छा एग्जांपल है आपके पास। ठीक, और कोई सवाल? ओके, तो ऐसा है कि आज का सेशन यही कंप्लीट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्रा मैम, साजिद सर, और आप सबों का भी शुक्रिया। जो लोग इंटरव्यू देने वाले हैं, दुआ है अल्लाह कामयाब करे, गुड लक। ध्यान रखिए जो बातें कही गई हैं, हम सब कोई खुदा तो है नहीं, बस अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो भी आपके लिए हेल्प कर सके, और जितने लोग भी यहाँ आए वो सब वक्त निकाले। इवन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि सिद्रा मैम भी ऑफिस से आकर ज्वाइन करी हैं, साजिद तो अभी जस्ट घर पहुंचे थे 5 मिनट पहले और उन्होंने ज्वाइन किया। बोनन सर भी वो ऑफिस से पहुंचकर ही घर ज्वाइन किया था। तो ये सब इसलिए था कि जो हमारे साथ एक्सपीरियंस रहा उससे अगर आपको फायदा कुछ पहुंच सके तो हमारे लिए खुशकिस्मती है। आप भी मेहनत कीजिए, अल्लाह कामयाब करे आपको, दुआ में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू सर। थैंक यू साजिद सर, हारून सर, सिद्रा मैम, थैंक यू। हेलो सर। जी बोलिए सर। बोल रहे हैं कि जो जिनका अभी अटेम्प्ट करना चालू किए, मतलब दे रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट है इनका, उनके लिए कुछ एडवाइस? अच्छा, जो लोग अभी पढ़ रहे हैं मतलब जिनका इंटरव्यू नहीं है या जिन्होंने स्टार्ट किया है ना, देखिए एडवाइस एक ही, पढ़ाई कीजिए और नेगेटिव चीजों को छोड़ दीजिए। नेगेटिव बोलने वाले लोगों से जितना अवॉइड करेंगे उतना बेटर है, एक नंबर तो ये। दूसरा ये है कि पढ़ाई करने के लिए अब पैटर्न बदल चुका है, तो पुरानी चीजों को अवॉइड कीजिए और नए पैटर्न के हिसाब से पढ़ना शुरू कीजिए। आज नहीं तो कल ये पैटर्न आना ही आना है, तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ने का, डेप्थ स्टडी करने का। लिखना ज्यादा नहीं पड़ता है, लिखना कम पड़ता है, फैक्ट 2-4 रहे, अच्छे से लिखना पड़ता है। मेरा ऑप्शनल, मेरी उर्दू बहुत अच्छी नहीं है, और जो लोग मेरे को पहचानते हैं, मैं आपसे कभी मिलवा दूंगा उनसे, उनको पता है कि मैंने कैसे उर्दू पास किया। लेकिन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह लिखने का स्टाइल बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छा नहीं भी है तो ऐसा है कि पढ़कर अच्छा लगता है। तो उनको सिर्फ चाहिए राइटिंग स्किल, क्योंकि कल को जब आप ऑफिसर बनेंगे ना। जी सर, बाकी आप अच्छे स्कोर किए होंगे आप। पता नहीं, जो भी है, मैं आरटीआई किया हूँ फिर मालूम होगा। लेकिन 2019 में मेरा मार्क्स बहुत खराब था, फिर भी मैं क्वालिफाई कर पाया था ग्रुप ए के लिए। तो इसका मतलब मेरा ऑप्शनल मेरे को बहुत सपोर्ट कर रहा था, ये यकीन है। फिर भी मैं जो बोलना चाहता हूँ वो एक सुन लो आप, कि आप कल को जब ऑफिसर बनेंगे तो आपको नॉवेल नहीं लिखना है, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस नहीं लिखना है, आपको नोट लिखना है। तो ये जो डिस्क्रिप्टिव वे होता है ना एग्जाम का, ये असल में देखता है आर्ट ऑफ राइटिंग। ये बहुत से लोग ये बताते हैं कि नहीं हम गलत इन्फॉर्मेशन लिख दी। आप इन्फॉर्मेशन कम लिखिए, मुद्दा नहीं है। इन्फॉर्मेशन जिस तरह से लिख रहे हैं वो आर्ट ऑफ राइटिंग चाहिए आपको। तो डिस्क्रिप्टिव अगर आ रहा है तो उससे घबराना नहीं है, उससे सिर्फ ये करना है कि जो भी आप जानते हैं
उसको एक्सप्रेस कर सके। बस समझिए कहानी सुनानी है और उसको लिख के सुनाना है। अगर नया पैटर्न आया है तो मार्क्स भी अच्छा मिलेगा और प्रेशर भी कम रहेगा। पुराने पैटर्न में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज्यादा था, यहाँ पे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के प्रेशर आपको कम मिलेंगे। तो कुछ पॉजिटिविटी है, कुछ नेगेटिविटी है। मैं ये कहूंगा कि आप पॉजिटिव वे में अप्रोच करें, पढ़ना स्टार्ट करें। सर एक और क्वेश्चन है सर, उर्दू ऑप्शनल से रिलेटेड है कि एवरेज मार्क्स उर्दू ऑप्शनल में कितना दिया जा रहा है सर? इसका बोलना मुश्किल है। अगर ऐसा होता तो हम लोग उर्दू वाले जितने भी हैं, जब हम साजिद और सिद्रा हम सब एग्जाम दे रहे थे तो शायद 35 लोग ही क्वालिफाई किया था। मेरे ख्याल से इतना ही था, 32-35 लोग थे, इससे ज्यादा लोग नहीं थे। तो एवरेज मार्क्स बोले कुछ नहीं होता है, यहाँ सिर्फ मार्क्स होता है। जिसमें आप क्वालिफाई किए वो अच्छा मार्क्स है, नहीं क्वालिफाई किए तो खराब मार्क्स है। क्योंकि सिर्फ उर्दू पे सब कुछ डिपेंड नहीं करता है, ऑप्शनल एक बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन और भी पेपर्स हैं तो उनका मार्क्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उर्दू नहीं देते हैं। हमारे बैच में जो टॉपर है उनका केमिस्ट्री था, रेबा अता नाम है उनका, वो केमिस्ट्री, शायद उनका केमिस्ट्री था, वो क्वालिफाई किया, टॉपर बनी है। अब बोलिए, ऑप्शनल इस तरह मत देखिए कि कितना एवरेज आता है, इस तरह देखिए कि आपको लिखना है बस। देखिए कुछ मतलब एक दो कैंडिडेट का मार्क्स मुझे पता है, 223 229 इस तरह का मार्क्स मतलब आरटीआई करने के बाद पता चला था लगभग सिलेक्टेड कैंडिडेट का। अच्छा ठीक है, ये सर उनका हुआ था मतलब। हाँ तो इस तरह से 220 वगैरह के आसपास जो है लाइक कर ही सकता है, लेकिन ज्यादा अच्छा लिखिएगा तो और ज्यादा मिलेगा, खराब लिखिएगा तो कम मिलेगा। वो तो आपके लिखने पर भी डिपेंड है थोड़ा सा, जैसे सर बता चुके हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप लोग को और भी अगर कुछ पूछना हो तो आप बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मेरा ठीक, थैंक यू। बिना कोई हेजिटेशन का आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। क्विट कर रहा हूँ यहीं पर। ओके सर, नाइस सेशन सर, बहुत नॉलेज हुआ। थैंक यू सर। थैंक यू आप लोग के लिए, आप लोग के लिए सब कुछ। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर।